हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 133 ब्लॉक 5 यूनिट 12 दैट इज स्टेट इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसके इंट्रोडक्शन को स्किप करके हम आ जाते हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर में। तो ग्लोबलाइजेशन का मेन मतलब है कि जब भी कोई भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कल्चरल प्रोसेस होती है जो इंटरकनेक्टेड होती है पूरे वर्ल्ड में, मतलब सारे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वो आपस में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली हर तरह से वो मतलब कनेक्टेड होंगी, तब उसको बोलते हैं मेन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब ये नेशन, स्टेट, इंडिविजुअल जो भी एमएनसीज वगैरह आप देखते हो या मास मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इसके अंडर में आते हैं। ठीक है। अगर हम इसके अप्रोचेस की बात करते हैं तो 3 अप्रोचेस होती है। सबसे पहली एक हिस्ट्री है ये, जहाँ पे ट्रेडिशनल नेशन स्टेट जो होती है वो एक अननेचुरल या फिर इवन जो इम्पॉसिबल बिजनेस यूनिट है ना ग्लोबल इकोनॉमी में, वो होल्ड करती है। क्योंकि जो चीज़ कभी सोची नहीं जा सकती है कि इंटरकनेक्टेड हो सकती है सारी कंट्रीज़, इनफैक्ट मतलब इवन हमारी जिस कंट्रीज़ के साथ उतनी नहीं बनती, लाइक चाइना के साथ अभी काफ़ी मतभेद है, फिर भी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट, एक हद तक मतलब एक कनेक्शन अभी भी है इकोनॉमिकली। तो ये सारी चीज़ें और इसको एक इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन की तरह भी देखा जाता है, जो कि एक पावरफुल लोकल, रीजनल या ग्लोबल जो भी गवर्नेंस होते हैं उनको कनेक्ट करती है। ठीक है। तो पावर कहीं ना कहीं डिफ्यूज्ड है, आप बोल सकते हो, कोर और पेरिफेरी में। ठीक है। कोर मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर है और पेरिफेरी मतलब जिसके पास कम पावर है। ठीक है। ओके, देन सेकेंड अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो जो स्पेक्टिस है, ठीक है, वो इसको एक मिथ की तरह मानते हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन उनके लिए एक मिथ है। मतलब वो ये बोलते हैं कि जो भी डिस्क्राइब किया गया ना कि एक्चुअली ये हाई लेवल ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है या फिर हमारी जो इकोनॉमिक डिमांड, इकोनॉमिक मार्केट है वो एक्सपैंड हो रही है, वो सिर्फ एक मिथ है, वो एक्चुअल में नहीं हो रही है। ठीक है। उनका ये मानना है कि वो मार्केट रूल नहीं करती है, ठीक है, बल्कि स्टेट जो होती है वो रेगुलेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। मतलब जो भी गवर्नमेंट, जो पॉलिटिक्स होगी वो रूल करती है। ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, ना कि इकोनॉमिक्स एक दूसरे को या फिर जो भी रिलेशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए। मतलब उनका ये मानना है कि इकोनॉमिक्स से कनेक्शन नहीं इम्प्रूव होती है, पॉलिटिक्स से इम्प्रूव होती है। ठीक है। देन थर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो है जो ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट है, ठीक है, उनका ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है। ठीक है। जो भी हमारा डोमेस्टिक या इंटरनेशनल बाउंड्री है या फिर जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल अफेयर्स है, सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है। तो भले ही पॉलिटिकल, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल या कल्चरल फोर्स वगैरह होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक नया अराइवल है ग्लोबल सोसाइटी की। ठीक है। बल्कि आप ये बोल सकते हो कि एक नया तरीका है या फिर नया पैटर्न है। ठीक है। जहाँ से हम स्टेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या दूसरे स्टेट को और ज़्यादा वीक बनाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब कुछ भी कनेक्शन होता है, ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, तब एक कंट्री होता है जो सबसे ज़्यादा अर्न कर रहा होता है, जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेस अवेलेबल होती है। बट जिसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, उसके मार्केट के ओपन होने की वजह से उसको और लेना पड़ेगा, मतलब और ख़रीदी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा गरीब होगा। ठीक है। तो ओवरऑल यही है कि अमीर को और अमीर बनाता है, गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑन स्टेट सॉवरेंटी। अब इसका क्या इम्पैक्ट है स्टेट सॉवरेंटी के ऊपर। तो बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी आप देखते हो तो जो भी नेशन स्टेट है उसमें एक डिक्लाइन आई थी नेशन स्टेट में। ठीक है। इवन वो बहुत सारे मतलब चीज़ें थी, लाइक ऑटोनॉमी रिटेन करना, या थोड़ा सा आप बोल सकते हो जो भी पावर वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन था ना वो थोड़ा सा अनइवन था। ठीक है। किसी को ज़्यादा मिल रही थी, किसी को बहुत कम मिल रही थी, किसी को बहुत लाइक मिनिमल मिल रही थी, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है। तो कुछ स्टेट भी डिक्लाइंड हो गए थे, वाइल अदर्स आप देखते हो तो कुछ राइज भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारे डिक्लाइन हो रहे थे, नहीं, कुछ राइज हो रहे थे, कुछ डिक्लाइन हो रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज जो नई वर्ल्ड इकोनॉमी को हुई, ठीक है, तो 2 मेजर चेंजेस हुई है हमारी इकोनॉमिक इंटरनेशनल प्रोसेस में। ठीक है। जो कि है जो हमारी स्टेट सॉवरेंटी को इम्पैक्ट करती है। लाइक आप बोल सकते हो कि जो भी इंटरनेशनलाइजेशन है, मतलब जो भी प्रोडक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो एमएनसीज वगैरह के थ्रू ऑर्गेनाइज होती हैं, ये हुई है। और दूसरी लाइक आप ये बोल सकते हो कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, लाइक आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, या फिर जो पॉलिसीज़ वगैरह भी जो होती है ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड,
ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है कहीं ना कहीं। इवन जो मार्केट और जो सोसाइटी है वो काफ़ी सेंसिटिव होने लगी थी एक दूसरे को इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, मतलब अगर एक कंट्री को कोई भी मॉनेटरी लॉस सफ़र करना होता था तो उसका इफेक्ट बाकी कंट्रीज़ को भी होते थे, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी इंटरनेशनल मार्केट है वो डोमिनेट करती थी सारे पॉलिसीज़ वगैरह को, और इसकी वजह से जो भी इंटरनल पॉलिसी मेकिंग होती है किसी भी कंट्री के लिए, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या रेवेन्यू से रिलेटेड हो, वो कहीं ना कहीं एमएनसी की एक्टिविटीज़ की वजह से अफेक्ट होती थी, ठीक है। तो जो स्टेट इकनॉमी थी वो कहीं ना कहीं, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ स्टेट इकनॉमी उसको मैनेज करती थी, नहीं। कई बार आप ये बोल सकते हो कि जो भी एमएनसी से या फिर जो भी वर्ल्ड के जो मेन लीडर है ना, जो हायर अथॉरिटी, या फिर ये बोल सकते हो कि जो अमीर देश के या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर रूल करती थी, ठीक है। इवन रिसेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम में, या कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट में भी उनका ज़्यादा डोमिनेंस होता था, ठीक है। हाउएवर कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो खुद को मैनेज कर पा रहे थे, बेनिफिट वगैरह ले पा रहे थे, लाइक यूएसए या यूरोपियन यूनियन की आप बात करते हो तो ये बेनिफिट में थे। वाइल कुछ गरीब कंट्रीज़ लाइक आप बोल सकते हो पाकिस्तान, हमारे इंडिया भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफ़र कर रहा था, वाइल फिर भी इंडिया ने काफ़ी हद तक संभाला था खुद को। तो वैसी कंट्रीज़ थी बहुत सारी जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, ठीक है। देन हम आ जाते हैं चैलेंजेस फॉर न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या चैलेंजेस हैं, लाइक इवन अगर आप ओवर द पास्ट सेंचुरी कुछ देखो हाल के, तो कुछ नंबर्स ऑफ एनजीओस है ना जो राइज हुए हैं, मतलब पहले के टाइम पे कम होते थे एनजीओस वगैरह, देन वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। इवन जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बढ़ने लगी थी, बहुत ज़्यादा होने लगे थे, ठीक है। तो इनकी वजह से नए फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग आए, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट या जो भी होल एरिया होता था इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप का, वो इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप बोल सकते हो लाइक वर्ल्ड बैंक आई, राइट, IMF है हमारे पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को, देन यूएन, ये सारी चीज़ें इंटरवीन करने लगी, इन्वॉल्व होने लगी कोई भी इंटरनल अफेयर्स जो भी स्टेट की होती है उसमें, ठीक है। तो इसलिए एक टेंशन एग्जिस्ट करती थी हमेशा सॉवरेन नेशन स्टेट का अपने ही इंटरनल अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था, या बहुत बड़ा सवाल था, एक क्वेश्चन मार्क था आप बोल सकते हो, कि जो भी सॉवरेन स्टेट है, कि भले ही वो इंडिपेंडेंट स्टेट है बट कहीं ना कहीं उनका इंटरनल पॉलिसी मेकिंग पे फुल्ली कंट्रोल नहीं था, ठीक है, बाकियों का इन्वॉल्वमेंट था। आई मीन अदर एमएनसीज वगैरह की या फिर अदर प्रेशर ग्रुप्स वगैरह की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का डोमिनेंस था कहीं ना कहीं, ठीक है। थर्ड जो चैलेंजेस थी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, ठीक है। तो जो चेंजेस हैं इंटरनेशनल लॉ में, उसने नए फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन लेके आए, मतलब नए रूल्स रेगुलेशन, नई ड्यूटीज़, या जो भी एक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट होता है कि जो भी बंदिशें लगाई जाती है, वो सारी चीज़ें रिन्यू की गई, ठीक है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चार्टर जो होता है ह्यूमन राइट्स का, वो इंक्लूड थे उसमें। लाइक इंडिविजुअल जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं कोई भी प्रोसीडिंग अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वो चाहता है तो, ठीक है। अब ये EU के द्वारा मतलब मान्यता थी दी गई थी, लाइक आप बोल सकते हो जो भी यूरोपियन यूनियन थी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब इस रिगार्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव UN के थ्रू ली गई थी 2005 में ली गई थी, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट बोला जाता है, जिसका ये मतलब है कि UN के पास ये अधिकार है या फिर ये राइट है कि वो कोई भी डोमेस्टिक अफेयर्स किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का हो उसमें इंटरवेन कर सकती है, उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो जो भी स्टेट है, अगर बाय चांस कोई स्टेट है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, और वो अपने सिटीज़न की राइट को, जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन होती है, अगर वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है ह्यूमन राइट को, तो UN के पास फुल पावर है कि वो इंटरविन कर सकती है उस कंट्री की डोमेस्टिक अफेयर्स में, ठीक है। तो जो एग्जिस्टेंस आप नाटो का भी देखते हो, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होते, बहुत सारे स्टेट की डिसीजन मेकिंग पावर नाटो के पास है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट। अब ग्लोबलाइजेशन का इंटरनल फंक्शनिंग में किस तरीके से इफेक्ट है, हमने ये तो पढ़ लिया कि उनका होता है इफेक्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होते हैं। हम अब एक्चुअल में पढ़ लेते हैं क्या क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो भी वर्ल्ड बैंक या IMF ऐसी जो एजेंसीज़ थी, ठीक है, ये सारे लोगों का काफ़ी एक्टिवली इंटरवेंशन होने लगा, मतलब काफ़ी एक्टिवली ये मतलब इन्वॉल्व होने लगे कोई भी इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है।
देन जो भी प्रोग्राम्स होती थी लाइक इसकी वजह से जब वो इंटरवेन करते थे ना, तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स होती थी, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या ट्रेड सैंक्शंस वगैरह आप देखते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसमें उनका मतलब इन्वॉल्वमेंट होता था, ठीक है। कंसिक्वेंटली आप ये देखो तो जो स्टेट था उनका अपने ही स्टेट में या अपने ही डिसीजन मेकिंग में कोई अपना रोल नहीं था या कंट्रोल नहीं था, ठीक है। उनके जो एक्शंस वगैरह थे टोटली वो बाहर डिपेंडेंट थे। अगर हम एथनिक रिसर्जेंस की बात करते हैं तो जो भी रिलेशनशिप होती है ना एथनिसिटी और नेशनलिज्म का, कि जो भी एथनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी स्टेट का, किसी भी नेशन का, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई थी। लाइक 3 एजर्शंस हुए थे उसमें। सबसे पहला जो हुई थी बिलीफ के ऊपर, मतलब जो भी बिलीफ के बेस पे जो भी कल्चरल आइडेंटिटी है या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उनको मेंटेन करना, उनको अचीव करना किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट का। लाइक आप देख सकते हो कि जो भी हमारा फॉर्मर यूएसएसआर था उसे चेंज की गई थी एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे, राइट, कि एक कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, तो उस तरीके से तो आप उसको एज एन एग्जांपल देख सकते हो। दूसरी चीज़, जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन अचीव नहीं हो सकती है बिना फुल इंडिपेंडेंट स्टेटहुड के, मतलब जब तक कोई भी स्टेटहुड फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं अपनी चीज़ें हैंडल करने के लिए, तब तक कुछ भी मतलब एजर्ट नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें बताई गई, मतलब ओवरऑल उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपने स्टेट पे, ठीक है, जैसे यूगोस्लाविया आप देख सकते हो। एंड थर्ड इज़ कि एक वाइड स्प्रेड फिनोमिना होना चाहिए जो पूरे स्प्रेडेड है, ठीक है, जहाँ पे स्टेट के पास मतलब आप बोल सकते हो स्टेट का ना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है। और उनको मतलब वहाँ पे कुछ कंट्रीज़, मतलब कुछ जगह, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बैकवर्डनेस भी है, थोड़ा मार्जिनलाइज है, कि काफ़ी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो भी इंटरेस्ट होते हैं डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप के वो डिफरेंट है बिल्कुल ही। मतलब ओवरऑल ये कि जैसे कि आप इंडिया का एग्जांपल लो जहाँ पे बहुत सारी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें बहुत सारी है, ठीक है। तो ये था, ठीक है। देन अगर आप आज के टाइम पे भी देखो तो ग्लोबलाइजेशन जो है एक मेजर फोर्स होता है जो फंडामेंटल चैलेंज की तरह है, मतलब एक स्टेट के लिए वो एक चैलेंज है, जहाँ पे ये स्टेट के पास एक चैलेंज आता है कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर अपने मतलब जो भी बाहर का, मतलब आउटर स्टेट का या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके इंटरफेरेंस से खुद को कैसे बचा सकते हो, खुद को कैसे इंडिपेंडेंट पोर्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। किस तरीके से आप अपनी एथनिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना प्रेशर या फिर अपना पावर एग्जर्ट कर सकते हो अपनी कंट्री पे, ठीक है। तो जो नेशन स्टेट है उसको काफ़ी सारा मतलब प्रेशर मिला था, 2-4 प्रेशर आप देख सकते हो नॉर्मली। मतलब एक ये कि वो कैसे खुद की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद की एथनिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अपनी पॉलिसीज़ में कैसे बाहर वालों के इंटरफेरेंस को कम कर सकती है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से एक प्रेशर उनके ऊपर आई थी। तो ये था ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन का किस तरीके से इफेक्ट हुई थी नेशन स्टेट पे, या उनका फ़ायदा क्या था, उनका नुकसान क्या था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड नोट्स आपको हमारे साइट पे मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।